हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडम्पशन होता क्या है। देखो, रिडम्पशन का मतलब होता है सीधी सी भाषा में रीपेमेंट। रीपेमेंट कर रहे हैं किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। आपको पता है शेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप राइट। वो कंपनी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप राइट। तो कंपनी ने अगर एक बार इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो उसको बिल्कुल भी उसे रिडीम करने की ज़रूरत, रीपे करने की ज़रूरत नहीं होती। बट प्रेफरेंस शेयर जो है कंपनी इशू कर सकती है फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कैन बी इशूड फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मैक्सिमम 20 साल के लिए कंपनी इसको इशू कर सकती है। 20 साल के अंदर इसका कंपलसरी रिडम्पशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर आज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू की तो अगले 20 सालों के अंदर कभी भी या मैक्सिमम 20 साल बाद उसका रिडम्पशन रीपेमेंट हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? अब अगर आप मेरी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वीडियो देख चुके हैं तो आपको अगला कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा, और नहीं देखा है अभी तक तो कुछ नहीं होता, आप बड़े आराम से सुनिए, आपको सारी बातें तब भी समझ में आएंगी। चलिए, जब भी हम बात करते हैं रिडम्पशन की तो सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना होता है, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। क्या वर्ड बोला मैंने? सोर्स ऑफ रिडम्पशन। अब सोर्स ऑफ रिडम्पशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सोर्स तो है वो दो तरह का हो सकता है। वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सेकेंड इज out of capital. Now what is this out of profit and what is this out of capital? मैं आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमने एक लोन लिया 10 लाख रुपए का। अभी कंपनी का एग्जांपल छोड़ते हैं, हम अपने इंडिविजुअल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक लोन लिया कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने ये लोन रीपे करना है, से लोन रीपे करना है हमको 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स हमें ये लोन रीपे करना है। तो हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करके से हमने अपने ईयर 1 के अंदर प्रॉफिट्स कमाए 5 लाख रुपए। ठीक है, ईयर 2 के अंदर हमने प्रॉफिट कमाए 3 लाख रुपए। ईयर 3 के अंदर फिर हमने 5 लाख कमाए। ईयर 4 के अंदर हमने 4 लाख कमाए, जबकि ईयर 5 के अंदर हमने प्रॉफिट कमाए 6 लाख रुपए। ये हम हर साल प्रॉफिट्स कमा रहे थे उस 10 लाख रुपए के लोन के अमाउंट से। तो हमने कहा कि यार हमें पता है कि 5 साल बाद मेरे को ये पैसा वापस करना है। तो मैंने 5 लाख रुपए जब फर्स्ट ईयर कमाए तो उसमें से मैंने लगभग 2 लाख रुपए साइड रख दिए। और ये साइड रख दिए किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट मैंने क्या किया, इस अमाउंट को साइड कर दिया। ठीक है बेटा, फिर मैंने 3 लाख रुपए कमाए, इसमें से मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए साइड कर दिए। फिर मैंने 5 लाख रुपए कमाए, मैंने इसमें से क्या किया, फिर 2 लाख रुपए साइड कर दिए। फिर इस 4 लाख में से मैंने कहा 2 लाख साइड कर दो, और फिर 6 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए साइड किए। मतलब हर साल मैं कमाता जा रहा था और उसमें से कुछ पैसा अलग करता जा रहा था ताकि मैं अपनी रिडम्पशन जो है वो प्यार से कर सकूं। तो इस तरीके से टोटल 5 साल में मेरे पास कितने इकट्ठे हो गए? 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो जब वो मेरे से लोन की रीपेमेंट मांगने आए, मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी जिसमें 10 लाख रुपए इकट्ठे थे और वो मैंने उठाकर उनको दे दिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये मेथड सबसे बढ़िया है या नहीं है? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कमा के पैसा इकट्ठा किया और वापस कर दिया। जब भी आप कमा के पैसा वापस करते हो उसे बोला जाता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बट सपोज टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज 10 लाख रुपए का लोन लिया, 5 साल बाद रीपे करना है, मैंने कमा के अलग नहीं रखा या कमाया तो उसे उड़ा दिया, कहीं खर्च कर दिया। मतलब 5 साल बाद जब वो मेरे से लोन की रीपेमेंट मांगने आए तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने कहीं और से लोन अरेंज करके पुराना लोन वापस कर रहा हूँ या किसी और तरीके से अपने असेट्स बेच के अपना लोन वापस कर रहा हूँ। तो उस केस में अगर
मैंने बिना कमाए पैसा वापस किया तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। अगर हमने प्रॉफिट्स अर्न में से रीपेमेंट करी है तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और आउट ऑफ कैपिटल क्या होगा, व्हेन रीपेमेंट इज मेड नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। हमने बिना कमाए पैसा वापस किया है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें समझ ली। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, लेटर ऑन इसका यूज़ होगा, लेकिन हमें ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। आप ये यहाँ तक सारा नोट कर लें। अब मैं बता रहा था आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल। देखिए, जब भी बात आएगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट वी नीड टू फुलफिल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंडीशंस related from redemption of preference shares। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड कंडीशंस की अब हम ठीक है जी। ये कंडीशंस हमारे पास गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में एज पर सेक्शन 55, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही हम रिडीम कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। आइए समझते हैं। सपोज एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, जो कि बेसिकली 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसके बाद आपको गिवन है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा पे नहीं किया। वेरी गुड। कॉल्स इन अरियर हैं सपोज आपके पास 12,000, तो बचा कितना, ये 9,88,000। और कॉल्स इन अरियर्स की आपको डिटेल गिवन है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 shares didn't paid final call of rupees 2 per share। एक शेयर होल्डर जिसपे 6,000 शेयर्स हैं उसने फाइनल कॉल 2 रुपये पर शेयर की पे नहीं करी, ठीक है बेटा। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना। कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं सर, टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, जिसमें से 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से अमाउंट नहीं आया, ठीक है। उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स। देखो, दो तरह के शेयर्स होते हैं। जैसे शेयर की वैल्यू है फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे मंगा लिए, मतलब कॉल्ड अप पूरा का पूरा कितना हो गया, 10 रुपये, ठीक है। अब अगर शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे दिए तो वो बन जाएंगे फुली पेड अप। सपोज मिस्टर ए हैविंग
10,000 shares and he paid the entire amount, उन्होंने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया। तो उस केस के अंदर ये जो 10,000 शेयर्स हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, फुली पेड अप। क्या कहलाएंगे, फुली पेड अप, ठीक है। बट अगर इन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, सपोज मिस्टर ए, अगला केस है, हैविंग 10,000 शेयर्स, डिडंट पेड फाइनल कॉल, उन्होंने फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं करी, तो उस केस के अंदर जो उनके शेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप मतलब जिस पे अगर कंपनी ने पैसा मांगा है और वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख है, जिसमें से अगर आप देखो 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे फाइनल कॉल 2 रुपये की नहीं आई, तो वो क्या हैं, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं। वो क्या हैं, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स। कितने, 6,000। तो आपके 94,000 जो हैं वो क्या हैं, फुली पेड अप शेयर्स, मतलब जिन पे सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। पार्टली पेड अप आप समझ रहे होंगे होपफुली, फुली पेड अप भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो 94,000 फुली पेड अप शेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है, पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं किया जा सकता। मतलब इस केस के अंदर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी रिडीम्ड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी रिडीम्ड, that can be redeemed, वो कितने होंगे आपके पास, 94,000। और एक शेयर हमारा 10 रुपये का है, तो टोटल हमारे 9,40,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको हम रिडीम कर सकते हैं। समझ में आया। तो होपफुली आपको पहली कंडीशन क्लियर है कि ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने था। बट आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर जिनका 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, या MCQ टाइप क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। बट अगर आपके पास फुल फ्लैश क्वेश्चन आने वाला है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे इसके अंदर आपको उसने दिया हुआ था क्या, 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, कॉल्स इन एरियर 12,000। आप सीधे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि शेयर होल्डर्स ने कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पे कर दिया। मतलब अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। आप सीधी सी एक एजम्पशन ले लेंगे, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है या 6 नंबर का, और एक एंट्री डाल देंगे कि पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कितना बेटा, 12,000 रुपीज़। तो उस केस के अंदर जब आपने ये एंट्री डाल दी एजम्पशन लेके, तो आपके सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो क्या बन गए, फुली पेड अप बन गए, और उसके अंदर आप कंफर्टेबली सारे शेयर्स रिडीम कर पाओगे। नाउ एंटायर शेयर्स मतलब 1 लाख शेयर्स, समझ में आया। 1 लाख शेयर्स आर फुली पेड अप and can be redeemed, और उनको हम आराम से रिडीम कर सकते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन होपफुली आपको क्लियर है कि सारे के सारे शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। और कैसे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से डील करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर का तो हमें क्या एजम्पशन लेके करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बातें हम अपनी सेकेंड कंडीशन के ऊपर आइए। After redemption of preference shares, total capital of
company shall be intact। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? सेम। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। आजा भाई एबीसी लिमिटेड, फटाफट दोबारा से। एबीसी लिमिटेड हमारे पास है, सपोज जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है से 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई कंपनी की? 15 लाख। ठीक है। अब अगर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाते हैं तो बात बताओ, आफ्टर रिडम्पशन जो कंपनी का स्टेटस होगा वो क्या होगा? आफ्टर रिडम्पशन अगर हम रिडम्पशन कर देते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो एज इट इज़ रहेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रहेगी बेटा? 10 लाख की। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपकी 0 हो जाएगी, नील हो जाएगी, रिडम्पशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो टोटल कितना बचा आपका? 10 लाख। हाँ या ना? 15 लाख की जगह अब वो घट के कितना आ जाएगा आफ्टर रिडम्पशन? 10 लाख। बट ये क्या कह रहा है? टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी शेल बी इंटैक्ट। टोटल कैपिटल जो रिडम्पशन से पहले थी कितनी थी? 15 लाख। रिडम्पशन के बाद भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए? 15 लाख होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर आप देखो, क्या ये इंटैक्ट है? ये इंटैक्ट नहीं है, ये सेम नहीं है। हाँ या ना? तो अब क्या करें? जबकि उसने कंडीशन लगा दिया कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। इसका सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है कि अगर मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होने के बाद नील हो रही है और मैं उतनी ही इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दूं, सपोज अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल मैं जो कि 10 लाख थी वो 10 लाख की जगह 10 लाख जमा 5 लाख टोटल 15 लाख रुपए कर दूं, और अपनी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गई है उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपनी नील ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अपनी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी रहेगी? 15 लाख रुपए। हाँ या ना? तो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं तो जितने के प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं उतने के हम नए इक्विटी शेयर्स इशू कर दें। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आया? टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू equivalent to preference shares redeemed, equivalent to preference shares redeemed। जितनी वैल्यू के हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं उतनी वैल्यू के हम क्या करें? न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दें। ये आपने जो मेरे साथ केस 1 देखा। हाँ या ना? ताकि मेरी टोटल कैपिटल क्या रहे? सेम रहे। 5 लाख के आपने रिडीम किए, 5 लाख के आपने नए इशू कर दिए। तो इस केस के अंदर अगर आप जर्नल देखें तो क्या होगी बताओ? नए शेयर इशू करने की जर्नल क्या होती है आपको पता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और नेक्स्ट क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। तो ये आपने 5 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर दी। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है टू मेक द कैपिटल इंटैक्ट? ध्यान से देखें, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको क्लियर भी है। क्या तरीका बताया बताओ? कि उतने के नए शेयर्स इशू कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका है बेटा टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम distributable profits to CRR account. To transfer the amount from distributable profits to CRR account. अब ये क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सबसे पहले क्या होते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स वो होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। प्रॉफिट्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर distribution as dividend, for distribution as dividend, as dividend डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। हमारे पास ये दो होंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड सेकंड इज जनरल रिजर्व। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ आपको यही दो दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोफेशनल लेवल के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, बीकॉम लेवल पे जो देख रहे हैं उनको तो सिर्फ यही दो मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जो कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ प्रोविजन ओवर एक्चुअल लायबिलिटी ओवर एक्चुअल अमाउंट। ये थर्ड क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूं। सपोज आपने एक प्रोविज़न बनाया, प्रोविज़न फॉर क्लेम 20,000 का, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल क्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 का है। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है 15,000 रुपये का, वो आपके लिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होगा। बट ये वाला बात जो है वो प्रोफेशनल लेवल के बच्चों के लिए रेलिवेंट है, बीकॉम के बच्चों के लिए तो सिर्फ यही दो चीज़ें उन्हें देखने को मिलेंगी। एक्सेस ऑफ प्रोविज़न ओवर एक्चुअल अमाउंट, समझ में आ गया कि प्रोविज़न जितना बनाया एक्चुअल से कंपेयर करो, जितना एक्सेस प्रोविज़न है वो भी आपके लिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है। अब मैंने लिखा है टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ये तो हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टू CRR अकाउंट। क्या है ये बेटा? CRR जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR की जो हमारी फुल फॉर्म है दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। होता क्या है बेटा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है इसका सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन हो सकता है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। क्या बोला मैंने? कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर वन पर्पस। सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, वो क्या? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। और किसी के लिए भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 मकसद के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट CRR उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से अमाउंट निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र करना है? CRR अकाउंट में। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी।
अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर फिर एंट्री क्या होगी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जिससे भी ले रहे हैं अमाउंट, चाहे जनरल रिजर्व से लें, चाहे हम SOPL से लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेबिट टू, हम अमाउंट ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अमाउंट फ्रॉम जनरल रिजर्व SOPL विल बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। समझ में आती है बात। अब ये कितना, ये भी उतना ही जितने के आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू CRR अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू of preference shares redeem, to the extent of face value of preference shares redeem, जितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया, मतलब कितना, 5 लाख रुपए। तो सर समझ में नहीं आया इससे टोटल कैपिटल कैसे इंपैक्ट होगी। अगर हम सेम एग्जांपल लें, ABC लिमिटेड है, ठीक है सर, उसमें आपने कहा था इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारी 10 लाख, ठीक है, और हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा, 5 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी वो थी हमारी 5 लाख रुपए, तो टोटल कितना हो गया था, 15 लाख रुपए। तो अगर रिडम्पशन हो जाता है, आफ्टर रिडम्पशन हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है सर वो तो 10 लाख ही रही, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो नील हो गई, तो ये तो अभी भी 10 लाख ही रहा। टोटल कैपिटल कैसे सेम हुई? अरे बेटा आप ऐसे क्यों देख रहे हो, अब आपका CRR आ चुका, CRR कितना आ चुका, 5 लाख रुपए, हाँ या ना। आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से CRR बना दिया कितना, 5 लाख रुपए। तो अब और इस CRR का सिर्फ एक ही यूज़ है, क्या, कि कल दिन इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इनको बोनस देने के लिए, और किसी मकसद के लिए इसे मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। तो ये आपको जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है, अरे जब इसका यूज़ ही सिर्फ एक है कि आप इससे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, तो एक तरह से ये भी तो इक्विवेलेंट टू शेयर कैपिटल ही हुआ। अब बताओ मेरे पास हुआ या नहीं हुआ। तो फिर मेरी जो टोटल कैपिटल आपको 10 लाख रुपए दिख रही है, वो 10 लाख रुपए कहाँ रह गई, वो मेरी टोटल कैपिटल अब दोबारा से कितनी बन चुकी है, 15 लाख रुपए। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि CRR का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। मतलब ये CRR कल दिन कंपनी की कैपिटल ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। तो इस वजह से उसका स्टेटस भी यहाँ पर क्या रखा गया है, कैपिटल का। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ईदर ऑफ द वन मेथड हमें लेना है। पहला तो हमने देखा था कि टोटल फुली पेड शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी इंटैक्ट। अब टोटल कैपिटल इंटैक्ट होनी चाहिए, इसके दो तरीके हैं, क्या तो नए इक्विटी शेयर्स इशू करें और जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करिए, या हम CRR बना दें। जो क्वेश्चन के अंदर कहेगा, जो रिक्वायरमेंट दिख रही होगी, वो क्वेश्चन में हम और अच्छे से देखेंगे। और कितना, जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए। तो कोई भी दोनों में से एक तरीका अपनाकर हम जो है वो रिडम्पशन कर सकते हैं, जिससे हमारी टोटल कैपिटल सेम रहेगी। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेथड है ये आउट ऑफ कैपिटल है? क्योंकि इसके अंदर आप कमा के कुछ नहीं कर रहे, आप एक प्रेफरेंस शेयर ख़त्म कर रहे हो और उसकी जगह नए शेयर इशू कर रहे हो। जबकि यहाँ पर आपने अगर कमाया होगा पिछले सालों में, तभी आप CRR बना पाओगे। मतलब यहाँ पर जो रिडम्पशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। समझ में आई बात? तो दिस मेथड रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, वेयर एज दिस मेथड रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडम्पशन। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी सारी की सारी बातें क्लियर हैं और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम इस पे नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले आप यहाँ तक सारे के सारे बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो रेस्ट ऑफ कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।